हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने आप लोगों को इससे पहले वाली जो क्लास दी थी वो मेवाड़ से रिलेटेड, हमने मेवाड़ शैली के अंतर्गत मेवाड़ शैली के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी थी। ठीक है, तो उसका जो पूरा एनालिसिस हुआ था, यानी पूरा हमने चैप्टर जो पढ़ाया था आपको, एक एक करके पांचों चैप्टर में, पांचों भागों में हमने आपको सारी संपूर्ण मेवाड़ की स्थापना कैसे हुई, मेवाड़ का नाम कैसे पड़ा, मेवाड़ के चित्रकार कौन कौन से हैं, इत्यादि चीज़ों को जो है हमने आप लोगों को उल्लेख करके बता दिया। आज मेवाड़ ही क्षेत्र के अंतर्गत जो मेवाड़ की उपशैली है, जिसका नाम हम इससे पहले लिखवा चुके हैं, जब राजस्थानी शैली हमने लिखवाई थी 16वीं से 19वीं शती चली है, तो उसका जो मेवाड़ के अंतर्गत जो सबसे पहली जो शैली, उसकी उपशैली, अब शैली नहीं कह सकते हैं कि मेवाड़ खुद की शैली है, उसकी जो उपशैली है उसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे नाथ द्वारा। ठीक है, तो नाथ द्वारा यहाँ की जो शैली है, इसको हम इंग्लिश में पोर्टल ऑफ गॉड बोलते हैं। ठीक है, ये मेवाड़ की उपशैली है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों चीज़ हमने ऊपर लिख दी हैं कि कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेजी वर्जन होता है, एग्ज़ाम टाइम पे कभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि नाथ द्वारा ही पूछा जाए, वहाँ पे पोर्टल ऑफ गॉड भी लिख के आ सकता है। ठीक है, तो हमने सबको लिख दिया है, वैष्णव धर्म से संबंधित मेवाड़ की उपशैली है। ठीक है, नाथ द्वारा, और इसको पोर्टल ऑफ गॉड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके कि यहाँ पे क्या क्या कैसे हुआ है, और इसी भाग में संपूर्ण हम जानकारी आप लोगों को इसी ही क्लास में सारी नाथ द्वारा की जानकारी हम लोगों को दे देंगे, और हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, तो आप लोग नोट करते रहिए, और या फिर इसको आप लोग सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए हम नंबर 1 पे हम स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे का जो मेवाड़ शैली की उपशैली है, ये समझ लीजिएगा, मेवाड़ शैली एक क्षेत्र, मेवाड़ शैली खुद एक शैली है, लेकिन उसके अंतर्गत एक उपशैली जो है वो है आपकी नाथ द्वारा शैली। उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। तो नंबर 1 पॉइंट पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, लिखा गया है मेवाड़ के राजा राज सिंह। ठीक है, मेवाड़ के राजा राज सिंह के समय में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना 10 फरवरी 1670 ईस्वी को सिहाड़ नामक गांव में की थी। तभी से इसका नाम नाथ द्वारा पड़ गया, और इस प्रकार मेवाड़ वैष्णव धर्म का केंद्र बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पे श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना होने के साथ साथ, जो कि गांव हमारा है सिहाड़, उसी के साथ साथ यहाँ पे वैष्णव धर्म की जो है प्रमुख रूप से धर्म का केंद्र माना गया है। क्यों माना गया है, कैसे स्थापना, उसको हम आगे बताएंगे। अब दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं। इतनी चीज़ समझ लीजिए कि मेवाड़ के राजा जो थे राज सिंह ने, उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना कराई थी। ठीक है, वो भी 10 फरवरी 1670 में। ठीक, आइए हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा गया है इसमें, श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पहाड़ी में। ठीक है, इतना, श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पहाड़ी में 1670 ईस्वी में प्रकट हुई थी। ये जरूर याद रखिएगा कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो गोवर्धन पहाड़ी में 1610 ईस्वी में प्रकट हुई थी। लोग उस मूर्ति को मथुरा ले गए। जिस तरीके से देखा गया, यहाँ पे रिसर्च की गई, उसके अनुमान पे लगाया गया कि यहाँ पे जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा है वो गोवर्धन पहाड़ी यानी पहाड़ पे वो प्रकट हुई थी। उसी को मथुरा के लोग लेकर चले आए थे मथुरा में। लेकिन हुआ क्या, पुनः कुछ समय बाद हर्षवर्धन ले जाने लगे, लेकिन रथ का पहिया अटक जाने के, हर्षवर्धन के जो रथ का पहिया है वो अटक गया कहीं ना कहीं किसी खाई के अंतर्गत। ठीक है, अटक जाने के कारण सिहाड़ गांव में इस मूर्ति की स्थापना कर दी गई। इसीलिए जो राजा आपके हैं, ठीक है, जो हमने बताया था राजा राज सिंह के समय में श्रीनाथ जी की स्थापना हुई थी। लेकिन हुआ क्या था कि हर्षवर्धन ऐसा एक शख्स
बहुत देखो अपने यहाँ भारत में ऐसे ऐसे बहुत लोग आए हैं जो भारत को चीज़ें ले जाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत लोगों ने ले जा नहीं पाए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एक हर्षवर्धन भी ऐसा शख्स आया, ठीक है, शख्स आया था जो आपको, ये हर्षवर्धन जो था ये आपकी जो गोवर्धन की अंतर्गत जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा थी उसको ले जाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या कि इसके रथ का जो पहिया था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अटक जाने के कारण इसको सिहाड़ गांव में ही इन मूर्ति की स्थापना मजबूरी में इसको करनी पड़ गई थी, ठीक है, जिसमें क्या था, राजा राज सिंह का शासनकाल चल रहा था, ठीक है, इतना समझ गए। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, नाथ द्वारा शैली की सबसे बड़ी देन पिछवई चित्रण है। तीसरा पॉइंट आपका लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि नाथ द्वारा शैली की सबसे बड़ी देन पिछवई चित्रण है। इसको हम आगे बताएंगे क्या है पिछवई, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखा यहाँ पे है कि श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े जो पर्दे बनाए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहने मतलब जो नाथ द्वारा की शैली है सबसे जो उस पिछवई चित्रण है, लेकिन श्रीनाथ जी के स्वरूप के जो पीछे होता क्या है, कभी भगवान के पीछे पर्दे लगाए जाते हैं ना बड़े आकार में, तो पर्दे भी पीछे में बनाए गए जो आकृतियाँ होती हैं उसी को हम पिछवई कहते हैं, ठीक है। जो भगवान के पीछे जो पर्दे बनाए जाते हैं जिन पे हम चित्रण कार्य करके हम टांगते हैं या लटकाते हैं, जो भी हो, उन चीज़ों को हम पिछवई चित्रण का नाम देते हैं, ठीक है। वही है आपका पिछवई चित्रण। पांचवा पॉइंट लिखा गया है, ये पिछवई मंदिर की भव्यता बढ़ाने के साथ ही भक्तों को ही श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की जानकारी देते हैं, जो कि यहाँ पे टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया था। जो कपड़े थे, ठीक है, पीछे जो पिछवई चित्र में कार्य किया गया है, उन कपड़ों पे टेम्परा रंगों का जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। उन्हीं रंगों से जो है आकृतियों को उकेरा गया है, बनाया गया है और दिखाया भी गया है, ठीक है। तो ये तो जानकारी थी आपको नाथ द्वारा शैली के अंतर्गत, जैसे स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई, कौन सा प्राणी ऐसा था जो यहाँ से ले जाने की कोशिश की, ठीक है, और कैसे यहाँ पे स्थापना हुई, किस गांव में हुई, कैसे नाम पड़ा, ये हमने बता दिया आपको, इतनी ही पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे जिन इस नाथ द्वारा के अंतर्गत जिन चित्रकारों ने यहाँ पे कार्य किया है, प्रमुखता जो ज़्यादा लोगों ने कार्य किया है पिछवई चित्रण के लिए, उनके हम नाम देखते हैं। तो आइए हम प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ प्रमुख चित्रकारों में सबसे पहले आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे हम देखते हैं सबसे नंबर लिखा ऊपर है प्रमुख चित्रकार। तो इसमें नंबर 1 पे नारायण, दूसरे हमारे चतुर्भुज हैं, तीसरे घासी राम हैं, चौथे तुलसी राम हैं, पाँचवें चंपालाल हैं, ठीक है, छठे भगवान हैं, सातवें देव कृष्ण हैं, और उसके बाद हीरा लाल हैं, फिर हरदेव हैं, फिर उदय राम आदि। इस तरीके से देव कृष्ण भी हैं, रामलिंग भी हैं, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो ज़्यादातर मुख्यतः 11 लोग गिने जाते हैं और इत्यादि में तो बहुत आते हैं, लेकिन प्रमुखता जो है यहाँ पे नाथ द्वारा के अंतर्गत इन कलाकारों ने काम यहाँ पे किया है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ है कि महिला कलाकारों ने भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ही काम किया है। तो यहाँ पे महिला कलाकारों में जो नाम है उनका हम नाम बता देते हैं। तो 2 महिलाएं यहाँ पे कलाकार थी जिनका नाम, एक का नाम हमारा कमला है, ठीक है, जो यहाँ की पहली महिला कलाकार है उनका नाम हमारी कमला है, और दूसरी का नाम इलायची है, ठीक है। तो यहाँ की 2 प्रमुखता जो कलाकार महिलाओं में देखते हैं, तो उनका नाम, एक का नाम आता है हमारा है कमला और दूसरा का नाम इलायची, ठीक है। तो ये महिला कला के रूप में उभर के आई है। अब प्रमुखता देखते हैं कि यहाँ की विशेषताएं नाथ द्वारा के अंतर्गत क्या हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 1 पे लिखा गया है, श्रीनाथ जी को ही कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती थी। देखिए मथुरा, वृंदावन, जो भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सभी लोग जानते हो कि राधा कृष्ण के अलावा किसी भी भगवान की पूजा नहीं की गई है ज़्यादा। हालांकि वो चीज़ अलग है कि लोगों की आस्थाएं, मान्यताएं अलग हैं, वो करना अलग चीज़ है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो मथुरा या वृंदावन, ठीक है, इन जगहों पे जो है
राधा या कृष्ण की ही पूजा की जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो श्रीनाथ की जो मूर्ति मिली थी उसका जो है श्रीनाथ जी को ही कृष्ण का प्रतीक मान लिया था, तो उसी को प्रतीक मान करके श्री कृष्ण जी की ही पूजा करते थे, मान करके कि श्री कृष्ण जी ही हैं श्रीनाथ के रूप में। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा गया है, नाथ द्वारा शैली में अपभ्रंश, मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर शैलियों का संगम हुआ है। अब कहने का मतलब ये है कि नाथ द्वारा जो शैली है, इन शैली में, इस शैली के अंतर्गत देखिए अपभ्रंश का भी मिश्रण है, मेवाड़ का भी मिश्रण है, मारवाड़ का भी अंश है और जयपुर शैली का भी अंश है। इसीलिए सभी शैलियों का जो है कहने का मतलब ये है कि मिश्रण है, यानी कि संगम है, मिल सब तीनों जो जितनी भी चारों शैलियाँ उनका सबका मिश्रण बना करके नाथ द्वारा शैली बनी हुई है। ये प्रमुख विशेषता यहाँ की मानी गई है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ की चित्रकारी के साथ साथ हुआ था मीनाकारी, पच्चीकारी इत्यादि जो विकसित हुई थी। ठीक है, आकृतियों में छोटा बहुत ही सजावट वाला काम हुआ है, बहुत ही मीनाकृत काम हुआ है, बहुत ही सूक्ष्म काम हुआ है। ठीक है, वही हमारी पच्चीकारी और मीनाकारी के अंतर्गत इसके साथ विकसित कार्य हुआ है। तो ये प्रमुखता विशेषताएं के अंतर्गत 2 पॉइंट आपके मुख्यता पूछे जाते हैं, जिनको हम नोट करके आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ के हम देखते हैं आगे के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। ठीक है, जो यहाँ के प्रमुखता जो फेमस चित्र हैं, जो ज़्यादा प्रचलित चित्र हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा गया है वर्षा में राधा कृष्ण मिलन, ये नंबर 1 का चित्र है। ठीक है, जो भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है, ये याद रखिएगा। ज़्यादातर संग्रहालय के बारे में पूछ लेते हैं कि ये जो चित्र है, जैसे पूछ लिया कि वर्षा में राधा कृष्ण मिलन किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो याद रखिएगा कि भारत कला भवन बनारस। ठीक है, और एक साथ और चीज़ बता देते हैं, आपका भारत भवन जो है भोपाल में है और कला भवन जो है वो आपका कलकत्ता में है। ठीक है, 3 आपके भवन हैं, एक कला भवन वो कलकत्ता में है, भारत भवन जो है भोपाल में है और आपका भारत कला भवन जो है वो बनारस में, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो चीज़ें होंगी आगे हम बताते रहेंगे कहाँ पे कौन संग्रह, लेकिन इतना सूत्र है, भारत भाभा है भारत भवन तो भोपाल, कला भवन यानी कि शुरू में कहा गया तो यानी कि कलकत्ता, और भारत कला भवन यानी कि तीनों का दोनों का मिश्रण है तो समझ जाइए कि बनारस है। ठीक है, तो भारत कला भवन ऐसे याद आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चित्र हम देखते हैं, श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण, ये दूसरा चित्र है। श्रीनाथ जी के रूप में अभी हमने चित्र का हमने बताया था कि वहाँ के लोग जो हैं श्रीनाथ के रूप को ही कृष्ण मानते थे, तो जो कि वो इस समय आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, तीसरा चित्र जो है, तीसरा चित्र लिखा गया श्रीनाथ जी एवं गोपाष्टमी उत्सव। ठीक है, ये भी एक चित्र बनाया गया है, श्रीनाथ जी एवं गोपाष्टमी जो होती है, गोपी की जो अष्टमी होती है उसका उत्सव बनाया गया, ये भी जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये 3 चित्र जो हैं यहाँ की प्रमुखता फेमस हैं, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इसमें से कौन सा पूछा जाएगा ये हमको नहीं पता है, ये आगामी परीक्षाओं में पता चलेगा। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा हमने इसीलिए चित्र लिखे नहीं, जो मोस्ट चित्र हैं इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, नोट करते रहिएगा। चौथा नंबर पॉइंट लिखा गया है कमन चौक मंदिर। कमन चौक मंदिर का मुख्य भाग है। ठीक है, श्रीनाथ जी के मंदिर का जो कमन चौक है वो मंदिर का मुख्य भाग है, जहाँ पर भक्तजन श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद बैठते हैं। अब श्रीनाथ की दर्शन करते हैं, लोगों की आस्थाओं के बाद अपना जो रेस्ट करना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं, वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो वो एक कमन चौक है, एक वहाँ का जो भी बनाया गया है चौराहा टाइप का चौक है एक, वहाँ पे ठहरने बैठने की और खाने पीने की व्यवस्था की गई है या व्यवस्था होगी जो भी है। ठीक है, तो जो कमन चौक मंदिर का जो मुख्य भाग है वहाँ पे वो भक्तजन वहाँ पे जो आते हैं वो श्रीनाथ जी की दर्शन करने के बाद वहीं पे अपना रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपना प्रस्थान करते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके प्रमुख चित्रों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमने आपको नाथ द्वारा के अंतर्गत जो आपकी मेवाड़ शैली के अंतर्गत
मेवाड़ की उपशैली है नाथ द्वारा, इसके बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। ये आपकी नाथ द्वारा कंप्लीट हो गई। अब किसी को कहीं भी नाथ द्वारा में कुछ भी अगर कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और कोशिश आप लोग करिए, परीक्षा आपकी आ गई है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 महीने का टाइम है समथिंग, और प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट करने का और पढ़ने का। अब आपको पर डे क्लास मिलेगी और होली में 1-2 दिन हो सकता है गैप हो जाए, बाकी आपको रोज़ाना क्लास मिलती रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए, परीक्षाओं का जो है सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, कब आ जाए और डेट आपकी फाइनल है, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। लोगों को जुड़वाइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और आने वाली जो क्लास होगी वो आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।